हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 6। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को निकालने के लिए और म्यू एस की कुछ वैल्यूज़ को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। वो बच्चों लेक्चर देखा नहीं है तो देख ज़रूर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग था वो टॉपिक। आज बच्चों ये जो मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ उनका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुन लेना। पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखो एक टेबल बनी हुई है जिसमें म्यू एस की वैल्यू लिखी हुई है। म्यू एस और लैम्डा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैंने बच्चों आपको याद करने की ये सब ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए कुछ वैल्यू लिख दी है फॉर सम पेयर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ये मैंने एच सी वर्मा सर की बुक से टेबल उठाई है। अब बात आती है कि जैसे पहला ये देखो स्टील एंड स्टील, मतलब कि अगर एक स्टील की सरफेस दूसरी स्टील के सरफेस के कांटेक्ट में है तो उसके बीच में म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो 0.58 है। उसी तरह स्टील और ब्रास के बीच में, ब्रास क्या है बच्चों, ये कॉपर का एक अलॉय होता है, तो इसके बीच में कितना होगा 0.35 होगा। ये देखो ग्लास और ग्लास के बीच में कितना है 1। अब मैंने आपको बताया था कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू जनरली 1 से कम होती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। डिपेंडिंग अपॉन पेयर ऑफ मटेरियल इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 आ रही है। चौथा क्या है, वुड एंड वुड, लकड़ी की अगर दो सरफेस कांटेक्ट में तो उनके बीच में देखो 0.35। अब यहाँ पर भी ये जो बच्चों वैल्यू लिखी हुई है ये जनरल वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि जो वुड है इस पे बहुत बातें डिपेंड करती हैं कि वुड कैसी है, वुड ड्राई है कि वो मॉइस्ट है। जैसे नहीं होता है कि वो मॉइस्ट हो जाती है ना, तो वो चेंज होता है। यहाँ पर एक जनरल वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, वुड एंड मेटल, उनके बीच में कितना होता है। अब मेटल कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर एक जनरल वैल्यू लिखी हुई है कि 0.4 होता है। आइस एंड आइस, बर्फ की दो सतहें, देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू कम हो जाती है, 0.1 हो जाता है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी कम हो गई। कॉपर एंड कॉपर 1.6, देखो 1 से ज़्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये लगभग चिपक जाते हैं। अगर ये सरफेस दोनों कॉपर के हैं तो इनके बीच में भी कोल्ड वेल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो 1.6। अब कोल्ड वेल्डिंग जिनको नहीं पता वो पुराने लेक्चर देखो जाके। ठीक है, टेफ्लॉन एंड टेफ्लॉन। अब ये भैया ये टेफ्लॉन क्या होता है, बेसिक भाषा में आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे घर में आपके नॉन स्टिक पैन होते हैं तो नॉन स्टिक पैन पे जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन। आपने सुना होगा टेफ्लॉन कोटिंग। अब टेफ्लॉन क्या है, इसका केमिकल नेम होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये नहीं पता है तो पता कर लेना जाके। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। टेफ्लॉन बहुत ही बच्चों स्मूथ होता है। इन दोनों अगर दोनों ही सरफेस टेफ्लॉन के तो उनके बीच में देखो फ्रिक्शन कितना कम है, 0.04। उसी तरह ये देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल, रबर टायर ऑन ड्राई कंक्रीट रोड, इसकी वैल्यू कितनी है 1। मतलब अगर ड्राई कंक्रीट रोड है तो रबर टायर और रोड के बीच में कितना होगा 1। अब यहाँ बच्चों 1 लिख जरूर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू 0.8 समथिंग होती है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन में लिखी हुई वैल्यूज़ है। 10वां पॉइंट क्या है, रबर टायर ऑन वेट कॉन्क्रीट रोड, मतलब अब रोड गीली हो चुकी है। ठीक है, तो उस पर स्किड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। यहाँ पर देखो वैल्यू कम है 0.7 है, लेकिन एक्चुअली में पाया जाता है कि ये 0.4 हो रहा है। ये आइडियल वैल्यूज लिखी हुई है, बात समझ में आ रही। इसको देख लो बच्चों, ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होंगी, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती कितनी है वो आपको पता है। जैसे अब मैं आइस की बात करूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ये दिखा दिया। अब बात आती है कि लैम्डा, लैम्डा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता है कि भाई म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, tan लैम्डा होता है कि नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू निकालो तो म्यू एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिख रखी हैं लैम्डा की फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ म्यू एस। कह दोगे सर क्या ये याद करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर ये लिखना भूल गया हूँ, ये समथिंग 26.6 डिग्री होता है। अब ये मुझे कैसे याद है, ये मैंने अभी अभी लिखा था इसलिए याद है। ठीक, चलो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ये आपको याद करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उनको मैं टिक करा दूंगा। जैसे लैम्डा की वैल्यू, जब म्यू की वैल्यू 0.1 है तो कितनी होगी, tan इनवर्स 0.1 5.7 डिग्री। उसी तरह लैम्डा की वैल्यू 0.2 पर कितनी होगी 11.3 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू 0.25 पर 14 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू 0.3 पर 16.7 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू 0.35 पर 19.3 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू 0.4 पर 21.8 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री कह लो अप्रॉक्सीमेटली। लैम्डा की वैल्यू 0.45 पर 24 डिग्री।
और लैम्डा की वैल्यू 0.5 पर 26.6 डिग्री या 27 डिग्री कह लो अप्रॉक्सीमेटली। अब बात आती है कि सर क्या ये याद करना पड़ेगा? बच्चों बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से कुछ वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली यूज़ करनी पड़ेंगी जो वहाँ पर दे नहीं रखी होंगी। लैम्डा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि भाई 0.2 पर कितना हो। तो एक दो चार वैल्यू है जो आप अपने दिमाग में रखना, वो बच्चों जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू 0.1 पर याद रखो 5.7, आप पॉइंट में याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये याद रखो कि लगभग 6 डिग्री होता है। उसी तरह 0.2 पर 11 डिग्री होता है, 0.3 पर 17 डिग्री 16.7 यानी 17 डिग्री, 0.4 पर 21.8 यानी कि 22 डिग्री। ये चार वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5 यानी कि 27 या 26.6 डिग्री। ये पांच वैल्यू बच्चों थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब इनके बीच में कोई वैल्यू होगी तो आप अंदाजा तो लगा ही लोगे कि भाई 0.3 का 17 डिग्री है, 0.4 का 22 डिग्री है, तो 0.35 पर कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन दे रखे होंगे वैसे तो आप टिक मार लोगे अगर ये पांच वैल्यूज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। जनरली क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन अगर कोई, वही बात है, कोई फ्रस्ट्रेटेड टीचर अगर पेपर सेट कर रहा होगा तो हो सकता है ऐसा कुछ पूछ ले। ठीक है, चलो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसमें बच्चों हम लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, मैं भी आपकी जगह जब था तो मुझसे बहुत गलतियाँ होती थी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करनी। बल्कि इतना सिंपल ये चीज़ थी, मुझे बाद में जाके समझ में आ रही ये तो ज़्यादा आसान था, मैं तो फर्जी परेशान हो रहा था। यहाँ पर क्या है, पहले दो केसेस समझ लेते हैं। पहला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि बॉडी स्लाइड हो रही है, ठीक है, रेस्ट में नहीं है, स्लाइड हो रही। तो पहले समझते हैं कि डायरेक्शन निकाली कैसे जाएगी। एक बेसिक फंडा है जिस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाली जाती है, हर जगह वही यूज करना है कि भैया फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अगर मुझे रिलेटिव मोशन पता चल जाए तो मैं फ्रिक्शन को उसके अपोजिट दिखा दूंगा कि नहीं। यहां पर लिखा क्या हुआ है, द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ए slipping against another body B is opposite to the velocity of A with respect to B। यहाँ पर बच्चों मोटा मोटी यही लिखा हुआ है कि A का जो B के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई, इसको समझते हैं बच्चों। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि ब्लॉक A है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ वेलोसिटी V ऑन अ सरफेस B के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में है। तो भाई हमें फ्रिक्शन की डिफिनीशन ही पता है कि अगर ए पे फ्रिक्शन दिखाना हो बी की वजह से तो वो किस डायरेक्शन में होगा। भाई ए इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, एफ के। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये तो हमें बताइए। और बी के ऊपर अगर दिखाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप डायरेक्टली ये दिमाग में लाने लगो कि भैया ए बी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है तो बी ए के रिस्पेक्ट में पीछे जा रही है। तो अगर ये पीछे जा रही है ए के रिस्पेक्ट में तो उस पर फ्रिक्शन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। मैं आपकी जगह होता तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये वाला एफ के और ये एफ के एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। तो ये इधर जा रहा है तो ये आगे की तरफ होगा कि नहीं। तो ये तो आप बड़ी आसानी से समझ गए हो। कह दो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत बच्चों अभी आती है जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखी होती, वो केसेस हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले अभी डायरेक्शन को समझ लेते हैं। चलो ये समझ गए, कह दोगे सर समझ गए। स्टैटिक फ्रिक्शन की जरा बात कर लेते हैं, यानी कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, जो ब्लॉक है वो रेस्ट में, उस केस में फ्रिक्शन में बच्चों गलतियां ज़्यादा होती हैं अगर एक या दो ब्लॉक कांटेक्ट में, बल्कि होनी चाहिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है, पहले तो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज सच दैट द टोटल फोर्स ऑन इट कीप्स इट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। भाई ये तो बहुत जनरल सी बात लिख दी गई कि जो फ्रिक्शन लगता है किसी बॉडी पर, वो ये चाहता है कि बाकी की सारी फोर्सेस के साथ मिलकर ये इस बॉडी को इस बॉडी के साथ चिपका के रखे, कांटेक्ट में रखे। यही तो चाहता है फ्रिक्शन, कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, क्योंकि ये इसका अपोज करता है। यही यहाँ पर बात एक अलग तरीके से लिख दी गई। बात ठीक है। ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसकी भी हम बात कर चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फ्रिक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो सरफेस कांटेक्ट में है,
ये वाली सरफेस इसके रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं कहूँ कि इस सरफेस पे, ये वाली ऊपर वाली सरफेस पे नीचे वाली सरफेस के वजह से कितना फ्रिक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई ये सरफेस किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे, तो फ्रिक्शन कितना होगा, पीछे की डायरेक्शन। यही जनरल, वही हर जगह पॉइंट लिखा हुआ है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूटन का फर्स्ट या सेकंड लॉ यूज़ करके बता सकते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी। आप कहोगे सर ये कैसे बता सकते हैं, इसको बच्चों समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि हम फ्रिक्शन को पता कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कि किस डायरेक्शन में होगा। देखो बच्चों ध्यान से समझो, मान लेते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास, 2 ब्लॉक सिस्टम है, एक ब्लॉक है बी और एक ब्लॉक है ए, और ये दोनों ही रेस्ट पे हैं, ठीक, और ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं। ए पर कोई फोर्स एफ लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स एफ, और ये दोनों ही रेस्ट पर है। अभी ये एक्सेलरेट नहीं हो रहे, ना ये वर्ज ऑफ एक्सेलरेशन पे हैं और ना ही एक्सेलरेट हो रहे हैं, ये रेस्ट पे हैं दोनों। तो अब बच्चों पहले जरा ए को समझते हैं। ए क्योंकि आसान है, नीचे वाला ब्लॉक है, इसको समझते हैं। ए पर बच्चों कौन कौन सी फोर्स है, ए पर सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स एफ दिख रही है। तो आपको भी पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई जो रेस्ट में वो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस उस पर कोई डिस्टर्बिंग फोर्स ना लगे। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा, जीरो। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रेस्ट में है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो इस एफ का अपोज करे। होनी चाहिए बच्चों की नहीं होनी चाहिए। वो अपोजिंग फोर्स कहाँ से मिलेगी, वो जो ग्राउंड पे रखी हुई है, ग्राउंड और ए के बीच में जो फ्रिक्शन है उससे अपोजिंग फोर्स मिल जाएगी। कह दोगे सर बिल्कुल मिल जाएगी, इसको मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी स्टैटिक की बात हो रही है तो F1 मान लेते हैं। कह दोगे सर ये तो आसानी से पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ए जो है फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए फ्रिक्शन पीछे होगा। रिलेटिव मोशन से भी दिखाई दे रहा है। मुद्दा आता है ए और बी के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे पता करोगे। बहुत सिंपल है बच्चों, जब ये रेस्ट में है यानी कि नो एक्सेलरेशन है, ए के ऊपर तो फोर्स एफ लग रही है। अब ये बताओ बच्चों बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। कह दोगे सर बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इसका इधर है, इसका इधर है, ये सब दिमाग लगाने लगोगे बच्चों, आंसर गलत हो जाएगा, आप नहीं बता पाओगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बी रेस्ट में तो बी भी है भाई, बी और ए दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये बताओ बी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या। कह दोगे सर नहीं लग रही, एफ तो ए के ऊपर लग रही थी। तो क्या हमें कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो अपोज करे। भाई ऑब्वियस ही बात है ये रेस्ट में है, इस पर कोई बाहरी फोर्स दिख नहीं रही हमें, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, जीरो होगा बच्चों। खुद सोचो कि अगर मैं मान भी लूं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस एफ के अलावा, तब तो एक्सेलरेट हो जाएगी ना, लेकिन ये तो रेस्ट में है, तो यानी कि नेट फोर्स कितनी है, जीरो। बाहरी फोर्स है नहीं, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखने वाला हूं, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स between A and B when both are at rest, बात समझे। कह दोगे सर बिल्कुल समझ गया। अब ये वाला केस आप समझो, फिर मैं आगे बताता हूं कि A अगर एक्सेलरेट हो जाए तब A और B के बीच में किस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन। ठीक है, देख लिया। देखो बच्चों डिफिनीशन रिलेटिव मोशन की ही यहाँ पर हर जगह लग रही है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों कि मान लो ए जो है एक्सेलरेट हो जाए, ये क्या है, एक्सेलरेट हो जाए। एक्सेलरेट का मतलब या तो फोर्स आपने इतनी बढ़ा दी है कि वो अब स्टैटिक फ्रिक्शन को पार कर चुकी है और ए आगे बढ़ा जा रहा है, एक्सेलरेट हुआ जा रहा है, लेट सपोज एक्सेलरेट हो रहा है, और बी क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई है। तो आपने भी बच्चों जनरल प्रैक्टिस में पढ़ा होगा, जनरल देखा ही होगा कि यहाँ दो सिनारियो पॉसिबल हैं कि ए का एक्सेलरेशन ऐसा हो रहा है कि ए और बी दोनों चिपक के आगे बढ़ रही हैं, बी जो ब्लॉक है ए के ऊपर आगे आगे बढ़ रही है, ये तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा। या ए का एक्सेलरेशन इतनी तेजी से, इसको मैं मान लो रस्सी से खींच रहा हूँ, इतनी तेजी से खींच दूँ इसको कि बी के इनर्शिया की वजह से वो वहीं का वहीं रह जाए, ए आगे बढ़ जाए।
यही तो हो सकता है। कह दोगे सर बिल्कुल हो सकता है। अब दोनों ही केसेस में एक चीज़ समझते हैं, ए के ऊपर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है भाई, तो हमें दिख ही रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ये बताओ बच्चों, क्या बी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको आगे बढ़ा रही? भाई हमें पता है कि एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ये बताओ, जब दोनों ही चिपक कर चल रही हैं आगे, दोनों ही कॉन्टैक्ट में रह के आगे चल रही, तो बी पर ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसको आगे एक्सेलरेट करा रही? कह दोगे सर इस पर जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन। बात समझे कि नहीं? बी और ए के बीच में जो फ्रिक्शन है, बी पर किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तभी तो इसको आगे साथ ही साथ एक्सेलरेट करा पा रहा है। मान लो ये फोर्स ना होती तो क्या होता? बी वहीं वहीं रह जाता है, ये आगे बढ़ जाता। ऐसा होता कि नहीं? अब ए पर अगर ड्रॉ करना है तो वही सिंपल सी बात है, ए पर इसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो, एफ। अब जरा बात करते हैं डेफिनेशन से, डेफिनेशन से भी समझने को से। ये देखो न्यूटन सेकंड लॉ हमने लगा दिया, आगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई तो फोर्स होनी चाहिए, बी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रही नहीं, इसलिए कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शन। उसके अपोजिट जो फोर्स होगी वो ए पर लगेगी। ये आपको समझ में आ गया? तो डायरेक्टली आप ऐसे बता सकते हो। अब रिलेटिव मोशन की डिफिनीशन से समझते हैं। देखो ए पर फोर्स लग रही है तो बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ए पर किस डायरेक्शन में आएगी? ड्यू टू बी, पीछे की तरफ आएगी कि नहीं? देखो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहे हैं। अब बी पर आ जाते हैं, बी ए के रेस्पेक्ट में कहाँ रह जाना चाहता है? बी ए के रेस्पेक्ट में वहीं का वहीं रह जाना चाहता है, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे रह जाना चाहता है। तो बी ए के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? आगे की तरफ। देखो आगे आ रही, तो ऐसे भी हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, अगर मैं बी पर फोर्स लगाऊं तब क्या होगा? यहाँ पर भी बच्चों दो ही केस है। दो केस कौन से हैं? दो केस ये हो जाते हैं बच्चों कि भाई बी पर तुमने फोर्स लगे, तो एक तो ये है कि ए वहीं का वहीं रह जाए और बी उसके ऊपर स्लाइड होके आगे निकल जाए, ये तो हो सकता है। दूसरा क्या है? ए और बी चिपक के चले आगे। तो दोनों ही केस में बच्चों फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ लेते हैं, वही आएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देखो बी क्या है? आगे बढ़ रहा है, तो बी पर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगी हुई है और ये एक्सेलरेट ए की इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो बी पर जो फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बी का रिलेटिव मोशन ए के रिस्पेक्ट में किधर है? आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर हो गया? पीछे की तरफ हो गया। अब ए पर अगर फ्रिक्शन दिखाना है तो डायरेक्ट मेथड तो ये कहता है कि भैया ऐसे दिखा दो इसके अपोजिट में, वो तो हमको समझ में आता ही है। लेकिन रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन डिफिनीशन से समझें तो क्या होगा? भाई बी तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ए क्या है? ए पीछे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उस पर फ्रिक्शन क्या होगा? आगे की तरफ। अब न्यूटन सेकंड लॉ से भी समझते हैं कि अगर इन दोनों को चिपक के आगे चलना है तो बी पर तो फोर्स एफ दिख रही है जो इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, ए पर वो फोर्स कहाँ से आ रही है जो इसको एक्सेलरेशन दे रही है? वो फोर्स आ रही है इस फ्रिक्शन से। अब आगे चल के जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू डिफाइन करती है कि ए और बी चिपक के चलने वाले हैं या ए वहीं का वहीं रह जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। बच्चों ए और ग्राउंड के बीच में तो भी फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। अब ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहता है? आगे जाना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ होगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये आगे एक्सेलरेट कब होगा? जब इस फ्रिक्शन की वैल्यू इस फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं? भाई ये एफ की वैल्यू F1 से ज़्यादा होगी तभी तो आगे बढ़ पाएगा। यानी फ्रिक्शन को अगर एक ग्लू समझो तो ए और बी के बीच का अगर ग्लू जो है ज़्यादा स्ट्रांग है ए और ग्राउंड के ग्लू से, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो F की वैल्यू F1 से ज़्यादा होगी तभी ये दोनों साथ में चल पाएंगे, वरना क्या होगा? F1 ए को चिपका के रखेगा, बी आगे खिसक जाएगा। बात समझे? तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, अभी कुछ केसेस समझने वाले तब सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब डायरेक्शन में आप कभी कंफ्यूज ना होना, ठीक है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में कभी कंफ्यूज ना होना। चलो वो तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ ही जाएंगे। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं बता चुका हूं लेकिन कंसोलिडेट करके बता रहा हूं ताकि ये आप अपने दिमाग में रखना। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट टू रिमेंबर। देखो मैं हमेशा से बोलता हूं कि ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन पॉइंट्स को मैं ही बोल दे रहा हूं ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनको बच्चों पक्का रिमेंबर रखना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है? पहला पॉइंट है
फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये बच्चों हमें पता ही है फ्रिक्शन की डेफिनेशन, लेकिन याद क्या रखना है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ना कि मोशन का अपोज। ये मैंने पहले ही बताया, क्योंकि अगर मोशन का अपोज करता तो पहले वाले केस में देखो फ्रिक्शन को हमेशा ईविल माना जाता है, ठीक है, यही तो मानते हैं कि भाई फ्रिक्शन बहुत ही जो है विलन टाइप का करेक्टर। लेकिन यहाँ देखो बी ए के ऊपर मोशन तभी तो कर पा रही है क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बी को साथ ही साथ तभी तो ले जा पा रहा है। और हमने रियल लाइफ में भी देखा कि अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो कार के जो टायर है वो वहीं रोटेट करते रहेंगे, कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा ही जो है नेगेटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वेयर एज काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये भी हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन भैया होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन के बीच में लाई करती है। 0 अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो 0 हो जाएगी, लेकिन एफ के की वैल्यू ये हमेशा म्यू के इंटू एन होगी, ये हमें पता है, ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये भी हमें पता है। और क्या है, इन एक्सेप्शनल केसेस म्यू एस एंड म्यू के कैन एक्सीड यूनिटी ऑल दो देयर जनरल वैल्यूज आर लेस देन 1। ये हम लोगों ने अभी टेबल में भी देखा था, एक जगह 1.6 थी, एक जगह 1 थी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, tan लैम्डा, और tan की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो बहुत बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन होता है कि भाई म्यू की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन जनरली कितनी पाई जाती है, लेस देन 1, ठीक। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये तीनों पॉइंट बच्चों लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर क्या आता है, ये एक पॉइंट देखते हैं, increasing the surface smoothness beyond a certain point increases the friction instead of decreasing it. It is because number of molecules coming into contact increases. ये बच्चों मैंने आपको याद करो जब माइक्रोस्कोपिक व्यू समझाया था तब बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई फ्रिक्शन घटता तो है, अगर स्मूथनेस हम बढ़ा दें, सरफेस को एकदम स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन की वैल्यू घटती है, वो बहुत सही बात है। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ भी जाती है। ये कैसे होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं अभी 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट में है और इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो गई है, यही तो हमने पढ़ा था। इन 4 पॉइंट के बीच में ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्मूथनेस बढ़ाऊं और कह दूं कि भाई ये 2 पॉइंट ये हट गए, ये 2 प्रोजेक्शन हमने क्या करे हैं, ये हट गए, तो क्या होगा, अब कांटेक्ट खाली 2 पॉइंट पे रह गया, तो देखो फोर्स कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, कम होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जा रही। लेकिन अब इमेजिन करो मैंने इसको इतना स्मूथ कर दिया है कि ये दोनों सरफेस बिल्कुल पास पास आ गई हैं, यानी कि अब सिर्फ कहीं कहीं पर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, अब लगभग बहुत सारे मॉलिक्यूल पास में आ गए, तो ये तो उल्टा पड़ गया, बात समझ रहे हो, अब तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गए। तो स्मूथनेस और फ्रिक्शन के बीच में बच्चों जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मूथनेस को मेज़र करो, ठीक है, तो स्मूथनेस बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी, बिल्कुल घटेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो बढ़ने भी लगेगी, बात समझे। इस पॉइंट के बाद मिनिमम वैल्यू के बाद वो बढ़ने लगेगी। अगर स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा कर दोगे तो मॉलिक्यूल एकदम पास आ जाएंगे और उनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी। इससे पहले वाले केस में क्या था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो घट गए थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप समझ रहे हो, यही ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी एक दिमाग में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी अगर स्मूथनेस बढ़ाएंगे, घटेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा कर दोगे तब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी वो भी आप बता सकते हो। और क्या है, म्यू एस और म्यू के जो है वो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है। भाई आपको भी पता है कि म्यू एस और म्यू के क्या है, ये एक रेशियो है। रेशियो किसके किसके बीच में, रेशियो आपको पता होगा, ये हम लोगों ने निकाला भी था, ये है रेशियो 10, अरे किसके बीच में रेशियो है, इसको मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। हाँ देखो, म्यू एस क्या होता है, tan लैम्डा होता है कि नहीं, और tan लैम्डा क्या है, tan लैम्डा फोर्स होती है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यही तो होता था। अब एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू एन ऐसे ही आ जाती थी। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इनका रेशियो है, ये रेशियो आ रहा है, इसलिए ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है, ठीक। और उसी तरह म्यू के होता है, वो होता है एफ के अपॉन एन, ठीक है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों, ठीक है। ये कर्व आप लोग ड्रॉ कर लेना, फ्रिक्शन और स्मूथनेस का कर्व,
चलो ये पॉइंट भी हो गया। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। हम लोगों को क्या लगता है कि n की वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा mg होता है, यही तो, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे आ रहे हैं उसमें mg वेट के बराबर आया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई लेना देना ज़्यादा आया नहीं। देखो, द वैल्यू ऑफ n इज नॉट ऑलवेज mg, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ n। अब कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ध्यान से समझो। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी थी m, ये किसी सरफेस पे रखी हुई है, इसके ऊपर ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली f इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इस केस में हम क्या कह देते थे कि भैया वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि अगर इसको x मान रहे हो इसको y मान रहे हो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में n की वैल्यू mg के बराबर होगी। हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। लेकिन अब यही केस अगर मैं ऐसे कहूँ, कैसे कहूँ कि भाई ये जो फोर्स f है ये कोई एंगल बना रही है, और ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है थीटा। इस केस में जरा n की वैल्यू हमें पता है, इसको n डैश मान लेते हैं, n की वैल्यू पता करो। तो ये बच्चों mg नहीं होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। n की वैल्यू कैसे आ रही थी? n की वैल्यू आ रही थी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाकर। यहाँ पर जरा ध्यान से समझो, f के दो कंपोनेंट होंगे, कह दोगे सर बिल्कुल होंगे। एक होगा f cos थीटा और एक होगा f sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं? और n की वैल्यू ऊपर की तरफ तो थी ही, और mg क्या होगा? नीचे की तरफ। तो अब जब इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे तो ये क्या होगा? n प्लस f साइन थीटा, ऊपर की तरफ सारे फोर्सेस माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों n डैश की वैल्यू क्या आएगी? mg माइनस एफ साइन थीटा। आ गया कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ये mg नहीं आ रही, ये आ रही है mg माइनस एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स पे भी वो डिपेंड कर रहा है। और अब थोड़ा इंट्यूशन लगा कर देखो, मतलब कि अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि इस केस में f इस डायरेक्शन में लग रही है तो पूरा पूरा वेट नॉर्मल रिएक्शन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? f साइन थीटा का जो ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, f साइन थीटा, ये वेट को नीचे की तरफ लगने नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। देखा? अब यहीं अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाऊं, इसके ऊपर ऐसे लगाऊं, दबाने वाला एकदम फोर्स, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एफ साइन थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो ये सब आपको मैथमेटिक्स से दिख जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, हमेशा n की वैल्यू mg ले लेंगे। वो ये नहीं जान समझ पा रहे हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। चलो ठीक, तो बच्चों बहुत कुछ समझ गए हम लोग, फ्रिक्शन के बारे में बहुत चीज़ें जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे। एक आपसे एक छोटी सी बात कर लेता हूँ जाने से पहले। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है या जो ज़रूरी है वो करना चाहिए, या जो हमारा मन कह रहा है वो करना चाहिए। बच्चों बात यह है कि हमें दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हमेशा जो इम्पोर्टेंट है वो करते रहोगे या जो ज़रूरी है, तो आप में और रोबोट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और अगर आप हमेशा वो करते रहोगे जो आपका मन कर रहा है, तो आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो दोनों का ही एक ट्रेड ऑफ रखना है हमें। और वो एक परेटो प्रिंसिपल नहीं होता है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। 80% वो करना है जो ज़रूरी है, और 20% हमेशा वो करना है जो मन कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि मन जो कर रहा है, मन तो बहुत कुछ करता है। हमेशा मन की सुनने लगोगे तो सोसाइटी रहने नहीं देगी, तुम जेल वेल में बंद हो जाओगे। और हमेशा जो इंपॉर्टेंट है वो करोगे तो तब भी नहीं रह पाओगे सोसाइटी में, क्योंकि तब तुम रोबोट बन जाओगे। तो तुम्हें दोनों का ट्रेड ऑफ रखना है। 80% जो ज़रूरी है, 20% मन की भी सुननी है, ठीक है। चलो, बहुत ज्ञान की बातें होंगी। थैंक यू।